दोस्तों, यूजीसी बिल क्यों लाया गया या क्यों आया, उसके पीछे की कारण मैं बताने के लिए कल ही वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैं कहीं बाहर चला गया था, इसलिए इससे वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं सोचा था आज बना लूँगा, लेकिन आज एक ऐसी घटना घट गई कि पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के जो बजट हुआ था, अभिभाषण पे डिस्कशन करना था, चर्चा करना था, लेकिन वहाँ पे राहुल गांधी 3-4 घंटे तक अड़ी हो गए कि नरवणे जो थे उनके सो कॉल्ड जो बुक्स हैं, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए, जो अपने सेनाध्यक्ष थे, उनके कुछ अंश लेके वो आए, जो एक बुक्स है कारवां, जिसके संदीप सिंह करके जिन्होंने लेख लिखा, वो यहाँ नहीं रहते, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। अब आप धीरे-धीरे समझने का प्रयास करेंगे। उन्होंने एक लेख लिखा जिसमें कुछ तथ्य पता नहीं अपने तरीके से, जैसे देखा ना कि क्लिप कटुआ गैंग होता है, जो क्लिप को अपने तरीके से काट के और जोड़ के और बना देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये चल रहा होगा यूजीसी में ही कि जो सीए पे अमित शाह ने बोला था कि भाई क्यों नहीं, ये देश का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। तो वो उसको उठा के इन्होंने यूजीसी के साथ जोड़ दिया। तो ये सब चलता रहता है। तो अब ये जो मुद्दा हुआ, तो मैंने देखा कि बहुत ही मतलब एक डिफेंसिव बोल सकते हैं बीजेपी का, जो बार-बार जो बीजेपी के जो एक तरह से समर्थक लोग हैं, जो सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे समर्थन करते हैं, लेकिन जब बीजेपी गलत भी करती है, चाहे नरेंद्र मोदी गलत करते हों, उनके नज़र में, तो ज़रूर उनका विरोध भी करते हैं। वो लोग अपने को राष्ट्रवादी मानते हैं, सनातनी मानते हैं और इस तरह इसी हिसाब से वीडियो बनाते हैं। लेकिन जब ऐसी बातें क्या ना कि आपको कोई भी सरकार होता है ना, उसको चाटुकार लोग चाहिए, और कोई आदमी सही आईना दिखाएगा ना, तो जब तक उनके पक्ष में बोल रहा है तब तक तो अरे यार क्या भाई क्या बढ़िया बात बोला। उसके वीडियो को शेयर भी करेंगे, उसको रिपोस्ट भी करेंगे, और जैसे ही आपको आईना दिखाएगा ना, वैसे ही आप उनके वो 2 कौड़ी का पत्रकार हो जाएगा, 2 कौड़ी का यूट्यूबर हो जाएगा, इस तरह के जो बातें आने लगेगी। क्योंकि जब आप में सामर्थ्य नहीं होता ना, आपका टीम देखिए, बीजेपी इसलिए नहीं जीत रही है, एक बात तो क्लियर कर लीजिए कि बीजेपी का टीम बहुत स्ट्रांग है। जब आपके पास एक चमत्कारी नेतृत्व होता है, जिसके प्रति लगाव होता है, लोगों में एक अट्रैक्शन होता है, और आप जीतते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं अरे यार, जमीन पर हमारे कार्यकर्ता जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये जो आप बोलेंगे ना, ये गलतफहमी केवल कार्यकर्ता लोगों में ये ऐसा नहीं है कि उनके आईटी टीम में ही है, ये उनके बड़े-बड़े नेताओं में भी है। मैं यहाँ रहता हूँ, ये इस बार जो मुंबई में रहता हूँ, और मैंने ये अभी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो रहा था, पहली बार देखा कि बीजेपी के नेता घर पे आए। नहीं तो 2014 से लेकर आज तक किसी भी बीजेपी नेता को मैंने नहीं देखा। अब वो कहाँ घर-घर वो प्रचार करते हैं, मैं कइयों बार इस पे बोल चुका हूँ। अब मेरे पास इतना बड़ा टीम तो है नहीं कि जाऊँ मैं उनको बोलूँ कि पहले वाला वीडियो निकाल के उसका काट करके दिखाओ। लोगों के बड़े-बड़े टीम हैं, तो अपने ही वीडियो को काट के दिखाते हैं। मेरे पास मैं ही टीम हूँ, मैं ही वीडियो बनाता हूँ, मैं तो मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि वो काट के दिखाऊँ। लेकिन मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ, जो बीजेपी का जो जीत है, वो प्रधानमंत्री मोदी का। मैं पहले भी वीडियो, जब मीरा भाईंदर के चुनाव का रिजल्ट आया था, आप याद करिए, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, मैंने बोला था कि जिसको भी दम है, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या कोई भी लोकल लीडरशिप हो, उसको दम होगा, अरे यार! बहुत अच्छा काम किया, जीत गया। तब भी मैंने बोला था कि 20 ऐसे लोग मिले मेरे को वहाँ पे, जो अपने मोहल्ले के लोग मैं ज़्यादा जानता मतलब हाय लो हाय, जैसे गार्डन में वॉक करने गया तो बात, उसे 20 में 20 लोगों ने बोला, मैंने कहा अरे किसको वोट देकर है? कह रहे हमें तो पता ही नहीं, हमने तो देखा कि भाई मोदी जी है, कमल है, दे दिया। ये अगर ये फीलिंग्स है, अगर लोकल बॉडी के इलेक्शन में, ऐसे ही मैंने यहाँ पे विधानसभा का चुनाव देखा, ऐसे ही यहाँ पे जो चुनाव हुआ, शायद मुझे भी आज नहीं पता होगा कि शिवसेना का कौन सा एमपी था।
और लोगों ने मुझे क्या, लोगों ने जो वोट दिया उनको भी नहीं पता। मैंने ये सुना कि वो बाद में जीतने के बाद वो कोई मेयर था पहले वो थाने का, उसको इन्होंने, नाम भी आज भी मैं नहीं बोल ले पाऊंगा मैं, वो बंदा है। कहने का मतलब जब आपके पास कोई चमत्कारिक नेतृत्व होता है ना, तो लोग उसको वोट देते हैं और आपको दम हो जाता है कि अरे यार हमारे कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं। यही आप नरेंद्र मोदी को हटा दो सेंटर से आप, और उसके बाद इसी कार्यकर्ता को देखता हूँ कि किसको जिता लेता है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं आरएसएस का बहुत बड़ा पैठ है, बहुत लोग बोलते हैं कि आरएसएस का जमीन पे कार्य होता है उसकी वजह से चुनाव जीत। मैं कहा इसके पहले क्या 2014 के पास आरएसएस नहीं था? आरएसएस अभी बना है क्या? 2014 के पहले आरएसएस नहीं था। तो अगर आरएसएस इतना स्ट्रांग था तो अटल बिहारी वाजपेयी को जिता लेते, या अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भी 10 साल सरकार नहीं जिता पाई, जब तक पीएम नरेंद्र मोदी नहीं आए, तब तक उसके बाद जिता लेते। तो आखिर आरएसएस क्यों नहीं जिता पाया? लोग, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये लोग भी बोलते हैं कि अरे यार, जो जिनको बोल रहा हूँ कि इनको लोग ये कई बार राष्ट्रवादी होते हैं और समर्थन है, तो ये लोग क्यों नहीं जिता पाए? नहीं जिता पाए ना भाई, क्योंकि आपके पास नरेंद्र मोदी जैसा फेस नहीं था। तो बीजेपी के जीतने का कारण है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि आज देखिए पार्लियामेंट में क्या भाषण होना था, राहुल गांधी लेके आए वो जो सेना अध्यक्ष नरवणे का एक सो कॉल्ड बुक है जो मैं आपको बताया, जो कि अभी पब्लिश भी नहीं हुआ, और वहां से, और फॉरेन में तो कोई केस हो नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकते आप। अब वो वहां से जो मर्जी वो लिख दिया बंदा, अब लिख दिया। अब यहाँ पे राहुल गांधी तो इसी एजेंडे से जाते हैं ना बाहर, वहां से इनको मसाला इनको दिया जाता है कि आपको यही करना है। उसको उसको पता है कि मुझे जीतना नहीं है। देखिए आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मैं बहुत ही गंभीर बात कह रहा हूं। राहुल गांधी को पार्लियामेंट के इलेक्शन जीतने से कोई मतलब नहीं है, उनको भारत में किसकी सरकार है उससे भी कोई मतलब नहीं है, उनको इससे भी मतलब नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री वो बन सकते हैं कि नहीं। उनको मतलब है कि देश में अराजकता फैली रहे और इस तरह का घटनाएं घटती रहे, जनजी का आंदोलन होता रहे। और ऐसे लोग आप देखे होंगे, कई ऐसे पत्रकार हैं जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर और उसी कांग्रेस का बोलते थे भ्रष्ट है, और पंडित नेहरू से लेकर सारे लोगों की बुराइयां करते थे कि उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। आज वही लोग नेहरू का, लगता है कि नेहरू के पिताजी हैं, उन्होंने अपने प्रोफाइल पिक्चर बना रखा है, या आप देखेंगे एक्स पे उन्होंने फोटोग्राफ, उनके पिताजी हैं नेहरू जी ही उनकी, मतलब क्या ही बोलूं मैं, तो मतलब उस तरह लगा रखे हैं अब। इस तरह का चेंजेस आप देखेंगे नहीं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार लगता है ना मेरे को, ये अंत में एक बात बोलूंगा कि कई बार मुझे ऐसा लगता है ना कि जो देश की जनता है ना, उसको बहुत गंभीर चीजों के साथ समझने की जरूरत है। वर्ल्ड में जरूरी नहीं कि सारी लड़ाई जो है वो बैटल फील्ड में लड़ी जाती है, उसी पे जीती जाती है। कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जो आपको आपके दिमागी स्तर पे लड़ी जाती है, वहीं जीत जाते हैं। मान लीजिए, सपोज कीजिए आप जाइए पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे, वो युद्ध कैसे हार गए, उन्होंने कितनी बार मोहम्मद गोरी को हराया होगा, वो लोगों को याद नहीं है। ना वो वामपंथी इतिहासकार लिखेंगे और ना इनको याद है। केवल वो युद्ध याद है जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, और वो पूरा महिमा मंडन वही करके किया जाता है। लेकिन आखिर पृथ्वीराज चौहान हारे क्यों? जो आजकल देखते हैं ना, अजमेर शरीफ का बहुत ज्यादा चलता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह का, आप उनके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा रिसर्च कीजिए आप लोग, थोड़ा मेहनत किया कीजिए आप लोग पढ़ने के लिए। आपको पता चलेगा कि पृथ्वीराज चौहान की मां ने उनको आगाह किया था, ऐसे कि स्पाई जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो उनका वहां पे क्रिएट किया गया था स्पाई। कभी भी किसी देश में किसी को परास्त करना होता है ना, तो अपने मोल खड़ा कर दो, उनके सरकार में अपने मोल बिठा लो, उनके गवर्नमेंट तक अपने मोल बैठा लो, जो आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो रहा है। मैं एग्जांपल दूंगा आपको एक और, अभी का, ज्यादा दिन बाद का नहीं बोलूंगा। आपने सुना होगा कि इजराइल ने
जो जो एक पेजर अटैक देखा था आपने कि पेजर का अटैक हो गया, तो क्यों हुआ? आपके कहने से वो पेजर खरीद लेंगे वो और इस कंपनी से खरीद लेंगे? आखिर कौन है जो वहां की सरकार में बैठा था, जो ईरान की सरकार में बैठा है, जो सीरिया के सरकार में बैठा है, और ऐसे लोग जो जहाँ के वहां के क्या नाम है देखिए, अरे हिजबुल्लाह, कि वो लोगों ने डिसाइड किया इन चीजों को वहां सरकार में बैठ के कि भाई आपको इस कंपनी से पेजर खरीदना है। तो आप सोचिए कि मोसाद की पैठ कहां तक थी। सरकार के पॉलिसी डिसीजन मेकर में वो लोग थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि पेजर कहां से खरीदना है। तो जब किसी देश को तोड़ना होता है ना, तो ऐसे लोग, आप जाएंगे ब्राजील की, आप देखे होंगे कि आपने सुना था होगा कि शॉर्ट सेलिंग होता है, उससे 90s के दौर में बहुत बड़ा स्कैम हुआ था ब्रिटेन में। ऐसे हो गया था, सरकार के कोई भागी नहीं थे। ब्राजील की सरकार कैसे गिरी, वहां के कैसे विपक्षी दलों को किस तरह से उन्होंने खरीद रखा था, ये सब आपके समकक्ष है। आप चाहे तो आज के इंटरनेट की दुनिया में आप सर्च करेंगे थोड़ा सा बैठ के टेबल पे, तो आपको मिल जाएंगे। तो मैं जो बोल रहा था मुद्दे पे, राहुल गांधी वो देश के प्रधानमंत्री, ऐसे प्रशांत भूषण जैसे लोग, ये देश के अब प्रशांत भूषण जब ही वो आम आदमी पार्टी के साथ बैठ के वो लाल किला के सामने वो बैठ के अपना विरोध कर रहे थे कांग्रेस का, तो उस समय क्यों कांग्रेस का विरोध कर रहे थे, जो कांग्रेस आज इतनी अच्छी है? तो जब आज नेहरू नेहरू के बेटे हो गए वो, पंडित नेहरू के, और वही आशुतोष भी है नेहरू के, वो भी बेटे हैं, तो उस समय क्यों विरोध कर रहे थे वो? उनको कांग्रेस का विरोध नहीं करना है। देश में स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। कहीं भी देश में स्टेबिलिटी रहेगी तो उसका विकास होगा, और जब विकास होगा तो आप जो देश, जो बड़े बड़े पावर वाले देश हैं विकसित, जिनका ईगो है कि हम पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचाएं, उनके लिए थ्रेटनिंग पैदा होगा। तो वो लोग क्या करेंगे, उनकी वो चाहेंगे कि हमेशा, जैसे मैंने बोला ना कि योगी आदित्यनाथ के लिए कि बांस होता है कभी जमीन में, उसको पकड़ने मत दो, हिलाते रहो कि जमीन को ना पकड़ पाए। तो ऐसे हमेशा से उस देश में हमेशा से गरीबी रहे, अनस्टेबिलिटी रहे, ताकि उनके चीजों को इस्तेमाल के उनके देश में योजनाएं अपने हिसाब से बना सके। अब ऐसी घटनाएं 1971 के युद्ध में ही बोला जाता है कि जो इंदिरा गांधी के टाइम में जो दूसरा संविधान एक तरह से बनाया जाता है, वो रसिया के कहने पे बनाया गया। ये भी केजीबी का रिपोर्ट है। अब तो रिपोर्ट रिपोर्ट खोलोगे तो ये रिपोर्ट ही है, और क्या है? तो कहने का मतलब है, जो आदमी आपको, अब मैं जो बातें बता रहा हूं वो सब फैक्ट है। मतलब मैं हवा में, अब केजीबी की रिपोर्ट बने, कई बुक्स मिल जाएंगे, आर्काइव में मिल जाएंगे, आप पढ़िए उसको, तो उसमें पता चलेगा कि क्यों अचानक से उसमें धर्मनिरपेक्षता डाला गया, सेकुलर डाला गया, क्योंकि रसिया ऐसा चाहता था। रसिया अपने हिसाब से संशोधन कराया संविधान में। तो ये जो चीजें होती हैं, जब तक आप कमजोर करोगे ना, तो आप किसी अपने, जो आदमी अपने को पावरफुल समझता है, उसके सामने नहीं खड़े हो रहोगे। आप देख लीजिए आज पाकिस्तान की क्या हालत है, उनको समझ नहीं है। उनके नेता तो पैसे लेके मजे कर रहे ब्रिटेन में, जो पाकिस्तान में रोटी नहीं मिल रहा है वहां के, आप 10-10 करोड़ के गाड़ियों में घूमते हैं वो नेता वहां के, जो पहले के प्रधानमंत्री। और जितने भी आप आई आई जो वहां के मिलिट्री के देखेंगे, उनकी अपनी कंपनियां चलती है, वो पूरा बिजनेस करते हैं वर्ल्ड वाइड। बड़े बड़े जो दूसरे कंट्रियों में उनके अपनी फॉर्म है, तो वो उनको अपने देश से मतलब नहीं है। लेकिन जब देश अंदर हो जाती है, कहीं रिलीजन के नाम पे, कहीं कम्युनिटी के नाम पे, तो उसका इस्तेमाल करके अपने लोग रोटी फेंकते हैं। अब आते हैं वाकई ये राहुल गांधी जो बोले, तो उनको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल है, राहुल गांधी तो ये अक्सर करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग इतना डिफेंसिव हो जाते हैं राहुल गांधी को देखकर, कि मेरे समझ के परे की बात है।
वो नरवणे की रिपोर्ट को पढ़ने देते। उसमें ऐसा क्या बोल दिया? उन्होंने बोला कि चलो भाई, उन्होंने बोला, मैंने 2 बार फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि भाई आप अपने डिसीज़न खुद ले सकते हो। तो ये तो नरेंद्र मोदी जो पीएम मोदी हैं, वो तो जो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी उन्होंने खुद बोला और भरी रैली में बोला। ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी रैली में बोला कि मैंने तो फ्री हैंड दे दिया, बोल दिया सेना को अपने हिसाब से जो करना चाहो कर सकते हो। जब तुम समय तुम चून करो, जगह भी तुम ही चुन करो, चुनो। तो मतलब कहने का मतलब वो सेम बात वही नरवणे जी जो अगर उनको कोट कर रहा है तो वही बात वो भी बोल रहे हो कोई नरेंद्र मोदी। लेकिन वो लोग इतना डिफेंस उड़ा रहे, नहीं नहीं मत बोलने दो, अरे बोलने दो। वो तो पीएम मोदी खुल के बोलते हैं। अब सवाल ही उठता, पीएम मोदी कोई राइफल बंदूक लेके लड़ने तो जाएंगे नहीं, ये स्ट्रेटेजी तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो एक कोई आर्मी के सोल्जर तो है नहीं भाई। उनका काम है कि भाई जो सोल्जर जो जिस काम में है, मतलब मेरे को ऐसा चाहिए। मान लीजिए आप आर्किटेक्चर के साथ बैठे हो, तो आप कोई अपने घर बनवा रहे हैं, तो आप बोल सकेंगे मेरे को ऐसा चाहिए। अब आपको कैसे इसे करना है, अब आपका काम है। अब मैं थोड़ी ना बोलूँगा हाँ, यहाँ पे दीवार खोलो, पाइप यहाँ से निकलना चाहिए। मैं कैसे क्या जानता हूँ कि वहाँ से पाइप निकलना चाहिए या नहीं चाहिए? वो सही होगा कि नहीं होगा? वो नक्शे के हिसाब से सही, तो आप इंजीनियर क्यों रखे फिर? तब आप ही इंजीनियर हो जाओ। कहने का मतलब होता है कि आपने बोल दिया, आपने यही सही है कि भाई आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो ये तो फ्री हैंड है। अब नरवणे साहब अपने हिसाब से उन्होंने जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने किया। तो इसमें डिस्प्यूट क्या है? एक तो बीजेपी वाले अपनी बातों को सही से रख नहीं पाते। वो एकदम घबरा जाते हैं कि राहुल गांधी ऐसा कौन-सा भूकंप लेके आए हैं। अब भूकंप लेके आए तो घबरा जाएँगे तो फिर वही होगा जो होता है अक्सर। आम जो जो जिन राष्ट्रवादियों की बात कर रहा है, ऐसे लोग जो आम पब्लिक हो, जो बीजेपी के आईटी सेल के पैरोल पे काम नहीं करते हों, वो लोग फाइट करते हैं। इनके आईटी सेल तो मैं एकदम निकम्मे हैं। ये कुछ नहीं जानते सब। ये घर में एसी लगा के बैठे रहते होंगे, जैसे नड्डा साहब भी बैठे रहते हैं और मोदी जी जाते आ जाते हैं, हाँ, मोदी जी जीत गए, हमने बहुत ग्राउंड पे काम किया, हमारा कार्यकर्ता जिंदाबाद घंटा कर रहा कहीं आता है। कौन सा कार्यकर्ता जाता है कहीं पे? अरे कार्यकर्ता भी देखूंगा जब नरेंद्र मोदी का फेस हट जाएगा, तो कार्यकर्ता भी देखूंगा कौन से चुनाव जिता रहे हुआ, तब देखूंगा वो कार्यकर्ता गए किधर। ये याद रखना मेरी बात को। और मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, 2014 से बोल रहा हूँ। मैंने आज तक किसी कार्यकर्ता को नहीं देखा। बीजेपी का कार्यकर्ता जो बूथ लेवल कार्यकर्ता है वो दिख रहा है, सब मैंने नहीं देखा भाई। मैं तो वोटर हूँ, मैंने कभी अपने बिल्डिंग में नहीं देखा किसी को। आज इस बात को होते हुए 2014 से लेके आज 26 है, आज 12 साल हो गए, मैंने आज तक एक बंदा सिंगल आदमी नहीं देखा। और ना मेरे बिल्डिंग में कभी कोई बोल सकता है, मैं कइयों बार पूछा है। क्योंकि मैं आप लोग से वीडियो करता हूँ तो मैं नहीं कि कोई नहीं मिला हूँ। हाँ, मोहल्ले में कोई होगा तो अपने घर में बैठ के बीजेपी का कार्यालय खोल के बैठा तो सबके कार्यालय है, कांग्रेस का भी है, सब पार्टियों के कार्यालय है आजू-बाजू में। तो वो बैठे रहते हैं, आप उनके पास चले जाओ, वो अलग चीज़, आप इंटरेस्ट हो पॉलिटिक्स में तो जा सकते हैं, आप वहाँ पे बैठिए, टाइम पास कीजिए। लेकिन वो नहीं कि आपको जा घर-घर आपको जागरूक करे वोट के लिए, आओ मुझे वोट दो, या उठा के घर पे वोट देने के लिए पहुँचा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे वो सवाल जब उठा रहे थे, तो पहले तो उनको बोलने देते, भाई बोल ही लो। आप कानून का हवाला देते रहोगे कि ये लॉ है, फलाना है, ढिमका है, वो बंदा तो लॉ से ऊपर ही है भाई। जो आदमी को जीवन में कन आप चढ़ा देते हो, जो ज़िंदगी में कोई स एक तो मैं ये लोग बोलते हैं ना कि युवराज हैं, फलाना है, सुल्तान के बेटे। अरे घंटा, क्या थे नेहरू? आप इतिहास में कौन-सा राजा थे, कहाँ के हवेली के नवाब थे वो? सब अंग्रेज़ों का पैसा है सब, और कुछ नहीं है। आप सर्च कर लो कौन-सा बड़ा आदमी थे नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू कौन-सा बड़का कहीं के अरबपति आदमी थे, कि उनके पास तो एकदम आनंद भवन को लोग बोलते थे, अरे मेंटेनेंस होता उतना। मैं प्रयाग से ही पढ़ा हूँ। गवर्नमेंट मेंटेनेंस करती है, उनको मेंटेनेंस करना पड़ता ना चीज़ें। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, सब ऐसे ही होता है। अब ये लोग चढ़ा देते हैं, अरे बाप रे बाप! युवराज हो, दिमाग में अब आप किसी को गाँव वाले को एक बीमारी हो कि मैं ही राजा हूँ। आपने पिक्चर एक देखा होगा, वफ़ादार पिक्चर आई थी रजनीकांत, और बहुत पहले की पिक्चर है। रजनीकांत थे उसमें और बहुत यंग की पिक्चर है वो, और कादर खान।
तो कादर खान के दिमाग में डाल देता है कि वो कहीं महाराजा के कोई कोई खानदानी राजा के महाराज के वो वंशज हैं। तो बंदा क्या करता है, टोकरी पे मुर्गी बेचता है, फेंक देता है, कहता है नहीं मैं तो महाराज हूँ। अब वो चलता उठता बैठता वैसे ही है। तो वैसे ही है, इनको युवराज बोल बोल के दिमाग में डाल दिया बीमारी कि अब वो सोचता है कि पार्लियामेंट भी मेरे हिसाब से चलना चाहिए, मैं कोई रूल नहीं मानूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी विजय, उसके सामने घुटने टेक दे नतमस्तक हो जाती है। कोई आदमी ढंग का बंदा होता ना तो उसको समझाता उसी पार्लियामेंट में। सब जब वो कानून को नहीं हो तो काहे के एलओपी है भाई? जब आप एलओपी कब हो? जब आप संविधान के तहत संविधान के पद को मानते हो। जब संविधान के तहत ही मानते, संविधान में भी बिलीव ही नहीं हो, तो फिर तो काहे क्या एलओपी हो? ना कोई प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में, नहीं कोई एलओपी है। निपट लो जैसे निपटना है। अरे बाजू चढ़ा के ये क्या मतलब? अगर तुमको ज्यादा ही मतलब तुम्हारे गर्मी है तो बाहर करो, निकलो किसी से एक बार झड़प करके देख लो, तुम्हारी गर्मी लोग निकाल देंगे बाहर सड़क पे। तो कहने का मतलब है कि वो तो एक बोलते नहीं है। अब उसमें सवाल ये भी उठता है कि जब वो बोल रहे थे तो ऐसे कई मामले हैं। आप 26/11 का केस जो है उठाकर देखिए। मैं अभी आपको एक बात बताता हूं, जो 1962 में युद्ध हुआ था उसके ऊपर ब्रुक्स फाइल थी, हेडरसन ब्रुक फाइल्स, उसका रिपोर्ट भी पढ़ लीजिए। उस रिपोर्ट में क्या बोला गया? ऐसे बुक्स आपको मिलेंगे, ऐसे किताब मिलेंगे जो उस समय के रक्षा मंत्री जिसको बनाया था, क्या क्या होता था। 1952 में, 1954 में किताब उन्हीं की किताब है। ये रामचंद्र गुहा जो वामपंथी इतिहासकार है, इन्होंने भी लिखा है उस पे कि वो लोग क्या करते हैं, ब्रिटेन से कैसे लाके उनको क्या बनाया गया, जो में जी घोटाला भी आता है तब। उसके बाद जो जॉन एफ कैनेडी के जो यहाँ पे इंडिया के एम्बेसडर थे, उन्होंने अपने बुक में जॉन एफ कैनेडी ने क्या बोला था पंडित नेहरू के बारे में वो भी बताया है कि जब 1962 का युद्ध हो रहा था तो क्या कर रहे थे वो। आप जो उदाहरण ही दे रहे हो तो सब उदाहरण आप बुक बुक खेलो यार। आप क्यों डिफेंसिव हो रहे हो दादा? आपको क्यों डिफेंसिव होने का? आप भी बोलो भाई, छोड़ दो। जो प्रधान थी राष्ट्रपति का विभाग की जो उनके जो उन्होंने स्पीच दिया था उसके बाद भाषण और डिबेट करो वहीं पे। जो आप उनके 4 बुक खोलो, अगर वो 2 खोलेंगे तो 10 बुक आपके पास तो होगा ही। खेल ही लो पूरा, आने दो पूरे समाज में चीजें। लेकिन इतना दम नहीं है। मैं इसमें योगी आदित्यनाथ को मानता हूं कि अगर वो रहते तो ये सब कांड होता वहां पे। इन लोगों को पता चलता है कि भाई समाज में होता क्या है। और जो बोल रहे हो ना, पहले अपनी उंगली उठाने के पहले अपनी अपनी हिस्ट्री देखो। तो आप उनका बुक ले लिए 26/11 में आप देखेंगे कि जो जो अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत थे हुसैन हक्कानी, उन्हें 26/11 के हमलों की योजना के बारे में क्या बोला। आप जाकर देखिए, ये सब आर्काइव में मिल जाएगा आपको कि उन्होंने क्या बोला था कि हमने इसको, उनका ये था, ये ऑपरेशन हमारा था ही नहीं। और इस पे कितने बुक मिल जाएंगे कि आईएसआई की जब इशरत जहां की मौत हो गई, अब वहां पे उसको मार दिया गया, इनकाउंटर हो गया जब गुजरात में, तो उसके बाद आईएसआई ने अपने वेबसाइट पे डाला था, अरे आईएसआई करो कौन सा आतंकवादी संगठन था यार, आप लोग समझ जाएंगे। तो वो लश्कर तोयबा या जैसे मोहम्मद, ऐसा कोई दोनों में से एक ने उसमें अपने वेबसाइट पे डाला था कि भाई वो बंदी शहीद हो गई। तो बाद में डील किया, ये भी खबर आती है कि भाई उनको अपने इस जो, अब आप लिप्स में कि वो किस लिए आए थे, उनको यहाँ प्लांट किया गया था इशरत जहां को, कि नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऊपर उनको अटैक करना था और इसलिए इसको इनपुट मिला। उसके बाद इनकाउंटर हो गया। तो उसके बाद वो लोग भड़क गए कि भाई अब कौन करवाना चाहता था, आप समझ लो। आप नरेंद्र मोदी तो सीएम थे, उनसे किसको नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है। किसको लग रहा था कि देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है बंदा। तो वो अब उसके
एवज में आपको गिव एंड टेक का रिलेशन, उनका बंदा माना गया, उनका यहाँ पे पॉइंट मारा चला गया ऊपर। तो उनके साथ क्या हुआ, क्यों यहाँ पे हुआ है, ये कई ऐसी चीजें हैं जो गर्त में डूबी है। जो राकेश का मारिया थे, यहाँ के पूर्व कमिश्नर, उनका भी है इस पे वक्तव्य है। कई लोग पॉलिटिकल लोग उन्होंने बोला था कि जब विलास साहब देशमुख थे उनकी मीटिंग हुई थी, तो ये बहुत चीजें आपको मैटर मिलेगा। आप चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। तो ये खेलना चाहिए इन लोगों को कि भाई चलो ये भी पढ़ लेते हैं ना, ये भी तो बुक ही है ना यार। किसी का स्टेटमेंट है, किसी का बुक है, किसी का कुछ आर्काइव है, निकालो खेलो। देश को जानना तो चाहिए, सब चीज जानना चाहते हैं तो ये भी जानना चाहिए कि क्या क्या हुआ। आप सोचो, जहां पे ये साबित करवाना चाहते हैं, और वर्ल्ड पोर्टल में अगर मान लीजिए इंडियन आर्मी अगर चाइना के एरिया में घुस गया, जैसे कि एक मेजर जनरल रिटायर थे सिन्हा जी बोल रहे थे कि हम अगर मान लीजिए ये सब चीजें कह रहे हैं कि बहुत गोपनीय होता है, कि हम मान लीजिए कि 1962 में जो जमीन हम लॉस कर गए थे, हम धीरे धीरे उसमें अंदर घुस रहे हैं। तो हम अगर ये बोलेंगे कि भाई हाँ हमने तो वहां घुस गए, ये तो चाहते हैं बुलवा दो, तो फिर दूसरा कहानी देखो, जबरदस्ती है दूसरे चाइना में घुस गए और चाइना भी वर्ल्ड पोर्टल पे मिल गया। देखो इंडिया जो है विस्तारवादी नीति कर रही है, हमारे टेरिटरी में जबरदस्ती घुस रही है। तो ये चीजों को चाहते हैं कि ये वर्ल्ड पोर्टल पे है, जिससे कि भारत की जो कूटनीति है वो फेल हो जाए। जो एक होता है कि हम लोग पहले अटैक नहीं करते, हम किसी के क्षेत्र में नहीं घुसते, उसको ये नस्ताबनूत उस लाइन को मिटाना चाहते हैं। और यही वो बोले कि मैं पूरी बात नहीं बोल सकता, जो कैलाश जो पूरा रेंज है, उस रेंज में उन्होंने पोस्ट तक का नाम रखा कि पोस्ट में हम कहाँ-कहाँ पे पहुँच गए थे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको बोलना चाहिए। और इसी के साथ बोलते हुए कई बार मुझे लगता है ना कि वो बीजेपी के समर्थक कई बार बोलते हैं कि राहुल गांधी ना बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं। अब क्यों? अभी आप सोचिए, यूजीसी पे बीजेपी पूरी तरह से घिरी पड़ी थी। राजस्थान में हुआ, अभी देखिए आप बिहार में भी बहुत ज़बरदस्त उसके उसके सपोर्ट में, भाई ये क्यों सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो अब दोनों वर्ग आमने-सामने हो रहा था, वहाँ पे ये आ गया। तो अब जितना डिबेट यूजीसी पे हो रहा था, डाइवर्ट हो गया। तो एक बोलते हैं ना कि पासिंग जो रूट देते हैं ना, वो राहुल गांधी दिए ना उनको। तो कहने का मतलब है कि कई बार राहुल गांधी ऐसा पासिंग रूट देते हैं। अब जो मैं चाहता था कि मैं बोलूँ कि आखिर ये यूजीसी क्यों लाया गया? मैं अपनी बात पे अभी भी हूँ कि मेरा जो सेकंड वाला जो पहले मैंने बताया जी भाई, या तो बीजेपी में ऐसा कोई होगा जिसको कोई चूरन चाट लिया होगा और उसने लाया होगा, या नासमझ होगा, 2 ही में से एक हो सकता है। लेकिन भाई प्रधानमंत्री मोदी का माइक्रो लेवल का नज़र है, और इतना बड़ा मुद्दा उनके बगैर चला जाए। मैं इस बात को इस नज़र से देखता हूँ कि आपने देखा होगा 2014 के बाद, जैसे 2019 और उसके बाद 2024 के बीच में, जो मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी बार-बार बोलते हैं ना कि जो कांग्रेस का इस्लामीकरण हो रहा है, एक क्या नाम रखते हैं यार, माओ मुस्लिम कम्युनिस्ट पार्टी हो रहा है, ऐसा कुछ बोलते हो। मुझे लगता है कि बीजेपी का वामपंथीकरण हो रहा है। जो बीजेपी के कट्टर विरोधी थे, जो वामपंथी थे, उनको या तो पार्टी में बुला रहे हैं, उनको मेन जो उनको ज़्यादा, और जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको इग्नोर करके साइडलाइन किया जा रहा है। और ऐसे जगह दिलीप मंडल हो गए, कई लोग का नाम आपको मिल जाएगा। अभी जो यूजीसी का जो बिल तैयार हुआ उसमें इंदिरा जयसिंह का नाम आ रहा है। अब इंदिरा जयसिंह के बारे में तो आप जाके जितना स्टेटमेंट है वो निकाल लीजिए। अवार्ड भी देख लीजिए। जो लोग इनके फ़िल्म में आप देखेंगे जिसको पद्मश्री या पद्म भूभूषण जिसको देते हैं ये, वो कितने लोग कितने विरोधी हैं इनके। आप जिस मुलायम सिंह से लड़ते हो, जिस दिन भर उनका लड़का पानी पी-पी के आपको उल्टा-सीधा बोलता है, उसके पिताजी को आपने अवार्ड दे दिया। अभी के बाकी है कि लालू यादव को दे दे कभी दिन, तो मज़ा आ जाए एकदम, दिल भी भर जाए कि हाँ, बड़ा बढ़िया काम किया भई। तो इस समय बीजेपी जो है पूरी तरह से वामपंथीकरण हो गई है। कई योजनाएँ चलती हैं,
जो बीजेपी की नीति रही है पहले राष्ट्रवाद हिंदुत्व का, उससे बिल्कुल विरोधी है। ऐसे लोगों को महिमा मंडन करते हैं अपने पार्टी में, जो बिल्कुल उनकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल भिन्न है। तो अब जिस तरह से एक बार जो मुस्लिम मतदाता था, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कांग्रेस के अलावा। वो झक मार के कांग्रेस के वोट देते थे। जब उनको स्टेट में अलग-अलग छत्रप आने लगे, तो उनको लगा कि भाई उनमें उम्मीद दिखने लगी, भाई कांग्रेस तो कुछ कर नहीं पा रही है। ये लोग ज़्यादा एकदम प्रखर रूप से हमारे लिए बोलते हैं, तो उनकी तरफ चले गए। तो कांग्रेस की हालत देख लीजिए। समय लगता है, लेकिन आपका ये यूजीसी का विरोध जो हुआ, वो एक दिन का नहीं है कि इन्होंने किया। ये अभी भी देखिए भाषण इनका हुआ, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, अरे सामान्य वर्ग के लिए भी बोल दो कि भई जिसके टैक्स से आप किसान किसान में जो अपना जितने भी वो चलाते हो, योजनाएँ चलाते हो, वो सब किसान का जो दे रहे हो या और सब 80,000 लोगों को खाना खिला रहे हो, बोलते हो, तो किसके टैक्स से है? ज़्यादातर सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनके टैक्स पेयर हैं, जो पैसा देते हैं, उससे आप करते हो। लेकिन उनके बारे में एक बार बोलोगे नहीं। वोट तो उनसे लोगे 53%, लेकिन बोलोगे मंत्रालय में सबसे ज़्यादा ओबीसी को दो। ओबीसी देते हैं कितने वोट तुमको? अगर वो वोट देते हैं ओबीसी में तो लड़ लो। किसी मतलब उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग को हटा के ओबीसी से लड़ के देख लो, समाजवादी पार्टी से तुम्हारी हैसियत पता चल जाएगी। तो ये जो कहानी है ना वामपंथीकरण से हो रहा है। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि जिन्होंने एकदम जो होते हैं ना बीजेपी में बड़े-बड़े जगह पे घुसपैठ बना लिया है। और वो अब बीजेपी के जो कुछ जैसे अवार्ड किसको देना है, अभी देखिए अभी अवार्ड जो दिया गया, उसपे भी चर्चाएँ हो रही है। कि भाई शिबू सोरेन को क्यों वोट दिया गया? वो बंदा उसको क्यों मतलब हर वो व्यक्ति को इनको अवार्ड देना है, जो इनकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल भिन्न था, जो इनकी आइडियोलॉजी के बिल्कुल प्रखर विरोधी था, उनको अवार्ड देना है। तो ये जो है, ये इनका चल रहा है। तो वो वामपंथीकरण की वजह से सब चल रहा है। तो जहाँ पे घुन की तरह धीरे-धीरे दिमक की तरह ये बीजेपी को खा रहा है और यही वजह है कि यूजीसी के लिए ये लोग हैं। अब उसमें कई लोग हैं जो देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन? तो सबसे पहला टारगेट आता है योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ पे इस समय सबसे ज़्यादा कोई टारगेट उन्होंने जो मिस कर गए वो लोग गुजरात में उनको जिस तरह से टारगेट और करना चाहिए था पीएम मोदी को, लगता है कि वहाँ चूक हो गई। तो वो नहीं चाहते कि अभी से एकदम योगी आदित्यनाथ को ऐसे टारगेट करो कि वो कभी पीएम ना बन पाए। कहीं बन जाएगा तो? क्योंकि बीजेपी में मैं कह रहा हूँ मोदी जी के बाद अगर कोई नाम लेगा ना 90% लोग योगी आदित्यनाथ का नाम लेंगे। तो कहीं न कहीं टारगेट कर रहे हैं। अब इसमें सारे बीजेपी के अंदरूनी लोग ही शामिल हैं। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करोगे। आप डिसिप्लिन्ड पार्टी मानते हो, जो आदमी मुख्यमंत्री के हमेशा खिलाफ ही बात करता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे तो क्या ही सोचोगे आप? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये देश में चल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।